नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं इस चैनल पर लेकर आता हूं नए नए ऑडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक्स से, नॉवल से और स्टोरीज से। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ पलटवार नॉवल का पार्ट 3। इसके बाकी के 2 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं पलटवार नॉवल का पार्ट 3। धीरज परमार सी गार्डन पहुंचा। सिमरन उसे उसके ऑफिस में उसकी एग्जीक्यूटिव चेयर पर बैठी मिली। अरे, वो हैरानी से बोली, बहुत जल्दी फारिग होके आ गए? नहीं, वो धम से एक विजिटर चेयर पर बैठता हुआ बोला, फारिग नहीं हो गया। पीयूष की लाश पोस्टमार्टम के लिए शहर आई हुई है। इतवार होने की वजह से पोस्टमार्टम में अड़चन आ रही है। डॉक्टर अड़ंगे लगा रहा है, बार बार छुट्टी का दिन होने की दुहाई देता है। कोई खातिर कराना चाहता होगा। साफ नहीं बोलता था, पर यही बात थी। 5,000 रुपये दिए तो बोला 3 बजे मॉर्ग में पहुंचेगा। 3 बजने में उसने वॉल क्लॉक पर और फिर आदतन अपनी कलाई घड़ी पर निगाह डाली। अभी बहुत टाइम है, इसलिए यहाँ चला आया। आई सी, मेरे पीछे वो आया। कौन? विमल? अरे वही भाई, और कौन? हाँ आया। बात हुई? हाँ हुई। तसल्ली बख्श, बहुत ज़्यादा तसल्ली बख्श। इतनी ज़्यादा कि सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। हैरान कर? ही इज़ ऑन द जॉब। अरे, आज सुबह मुंह अंधेरे तुम्हारे जैन पर सुनामपुर के लिए निकल गया। तुझे उम्मीद है उसके ज़रिए हमें नेविगेटर का सुराग हासिल हो जाएगा? मैं तुम्हारी बात का जवाब दूसरे तरीके से देती हूँ। अगर उसके ज़रिए हमारा काम ना बना तो यकीन जानो कि काम बनेगा ही नहीं, भले ही हम कितना ज़ोर लगा ले, कितनी कोशिशें कर ले। अरे मुनिया, जब तू खुद कहती है कि चौधरी मरता मर जाएगा, नेविगेटर की बाबत जुबान नहीं खोलेगा, तो उसकी ज़ुबान खुलवाने का करिश्मा ये शख्स कैसे कर दिखाएगा? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे गारंटी है कि कुछ होगा तो उसके किए ही होगा। ये गारंटी नहीं, होपफुल थिंकिंग है। जो मर्जी कहो, लेकिन अभी तेल देखो, तेल की धार देखो। उसे पैसा कितना दिया? पैसा कैसा? अरे भाई, खर्चा पानी, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, 0, अंडा गोल। ना उसने कुछ मांगा, ना मैंने कुछ ऑफर किया। कमाल है। वैसे अपने हिस्से की बाबत पूछता था। तुमने कोई हिस्सा मुकर्रर तो नहीं कर दिया? नहीं, फिलहाल तो ये कह के टाल दिया है कि इस बारे में तुम्हारी मौजूदगी में बात होगी। ठीक किया। हिस्से का क्या मतलब? क्या मतलब? देखना, तुम्हारे मन में पहले बेईमानी आई थी तो ऐन मौके पर बनता काम बिगड़ गया था। वही बदनीयती फिर दिखाओगे तो देख लेना, इस बार भी यही होगा। क्या कहने, 900 खा के बिल्ली हज को चली। वो साला हिटमैन है या कोई साधु सन्यासी? तेरे पर कोई मंत्र फेर गया है? सिमरन खामोश रही। अरे मिजाज क्यों दिखाती है मेरी बन्नो? एकाएक परमार बदले स्वर में बोला। माथा क्यों तपाती है? खातिर जमा रख, जो तू कहेगी वही होगा। सिमरन फिर भी खामोश रही। अब इस बात पर तो राजी होके दिखा कि तू शर्त जीत गई। सिमरन की भवें उठी। मैं कहता था वो लौट कर नहीं आएगा, लेकिन वो तो आ गया। न सिर्फ आ गया, तूने उसे लाइन पर भी लगा दिया। बाकायदा शीशे में उतार कर लाइन पर लगा दिया। पट्टा वफादार गुलाम की तरह मलिका आलिया का हुक्म बजाने चला गया। सिमरन हंसी, फिर तत्काल संजीदा हुई। कुछ पता चला? वो बोली कि तुम्हारे भांजे का कत्ल क्यों कर हो गया? नहीं, परमार चिंतित भाव से बोला। पुलिस ही बताएगी तो कुछ पता चलेगा, और वो कहती है कि अभी कुछ पता नहीं। सिमरन, चौंकाने वाली बात यह है कि पीयूष की लाश हमारे मोहन बाबू की कोठी की बेसमेंट में दफन हुई पाई गई। अरे, इसका क्या मतलब हुआ? मोहन बाबू ने उसका कत्ल किया? नहीं, हालात बताते हैं कि मोहन बाबू की मौत तक पीयूष जिंदा था। तो के जवाब में मुझे लंबी कहानी कहनी पड़ेगी, जिसके लिए इस वक्त मुझे टाइम नहीं। फिर भी कॉल की बाबत मैं तुझे बताता हूँ। वो कौन हुआ? परमार ने बताया। इस शख्स का किरदार मुझे बहुत ही रहस्य भरा जान पड़ता है। ये कॉल एकाएक प्रेत की तरह खैरगढ़ में प्रकट हुआ और अपने पीछे अनसुलझे वाकयात की एक लंबी लड़ी छोड़कर प्रेत की तरह ही एकाएक गायब हो गया। जरा सा वक्फा इस शख्स ने खैरगढ़ में गुजारा, और उतने में ही देखो कितनी बातें वाकया हुई। खुद को मोहन बाबू का दोस्त बताकर जाकर उसकी कोठी में रहने लगा। उसके वहाँ रहने लगने के बाद ही कोठी की बेसमेंट में मेरे भांजे की लाश गड़ी पाई गई। मोहन बाबू के यहाँ के फ्लैट में खैरगढ़ का दरोगा भी मरा पड़ा पाया गया।
उसके होटल के कमरे में उसी होटल में ठहरे एक दूसरे शख्स का कत्ल हुआ पाया गया। कहने को ये आदमी अपने दोस्त मोहन बाबू की अंतिम यात्रा में शामिल होने आया था। जिस काम के लिए आया था वो तो ना हो सका, और देखो कितना कुछ हो गया। मेरा दिल गवाही देता है कि वो कोई आम आदमी नहीं था और वो किसी और ही मिशन के तहत खैरगढ़ पहुंचा था। और कौन सा मिशन, क्या पता। एकाएक चला गया तो क्या जिस मिशन के लिए आया था उसको अंजाम देकर गया? अभी उसका मिशन अधूरा है तो क्या लौट के आएगा? ये भी यकीनन एक अहम सवाल है। मेरे पास इसका जवाब नहीं। जवाब चाहते क्यों हो? क्योंकि मेरे भांजे का कत्ल हुआ है और उस कत्ल में उसका हाथ हो सकता है, इसलिए तुम उसे गिरफ्तार कराना चाहते हो। अरे बस चला तो खुद ही जान से मार दूंगा, लेकिन पता तो चले कि ये कॉल का बच्चा है कौन। वो अपने आप को मोहन बाबू का दोस्त बताता था और मोहन बाबू का इतना करीबी था। मेरा सवाल यह है सिमरन, क्या मोहन बाबू ने तेरे कभी कॉल नाम के अपने किसी दोस्त का जिक्र किया था? नहीं, कभी नहीं। पक्की बात? हाँ। पुलिस कहती है कि परसों शाम को ये शख्स वापस मुंबई की गाड़ी चढ़ गया जहाँ से कि वो आया था, लेकिन न जाने क्यों मुझे इस बात पर भी रत्ती भर भी यकीन नहीं आता। तुम्हारे यकीन न करने से क्या होता है? अब क्या कहूँ। वैसे रूटीन में मोहन बाबू अपने किन्हीं यार दोस्तों का जिक्र तुम्हारे से करता था? हमेशा तो नहीं, लेकिन कभी कभार करता था। ऐसे यार दोस्त में तुम कहती हो कि किसी कॉल का जिक्र कभी नहीं आया था। हाँ, और यार दोस्त कौन होते थे? उसके हम पेशा, जिनके साथ वो अपने कारनामों को अंजाम देता था। कभी किसी ऐसे शख्स का जिक्र ना किया जिसके साथ उसने कभी कोई कारनामा ना किया हो? ना, या काफ़ी अरसे से कोई कारनामा ना किया हो, आगे भी किसी कारनामे में उसकी शिरकत ना हो, फिर भी उसका जिक्र किया हो। वो सोचने लगी। सोहल का जिक्र किया था। एकाएक वो बोली, सोहल? मोहन बाबू कहता था कि अपनी गुनाह भरी जिंदगी का पहला कारनामा उसने इसी शख्स के साथ किया था, लेकिन दोबारा फिर कभी उन दोनों को इकट्ठे काम करने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। तो जिक्र किस सिलसिले में किया था? कोई 1 महीना पहले उसने सोहल को एक चिट्ठी लिखी थी कि वो उससे मिलने खैरगढ़ आए, लेकिन वो नहीं आया था। कैसे मालूम? मोहन ने खुद ऐसा कहा था। बहुत मायूसी के साथ ऐसा कहा था। क्या पता आया हो? नहीं, नहीं आया था। मेरा मतलब है वो आया हो, लेकिन मोहन बाबू की मौत के बाद आया हो। कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि? मैं यही कहना चाहता हूँ जो तेरे मन में है। क्या पता प्रेत की तरह खैरगढ़ में पहुंचा कॉल नाम का शख्स ही असल में सोहल हो। सिमरन सोचने लगी। क्या पता, परमास जिद भरे स्वर में बोला, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्या मतलब? खैरगढ़ का दरोगा डोभाल मोहन बाबू के इस कदर पीछे पड़ा था कि पीछा छुड़ाने के लिए मोहन बाबू को उसका कत्ल कर देने से गुरेज नहीं था, लेकिन इस काम से वो इसलिए परहेज कर रहा था कि फिर उसका खैरगढ़ में बने रहना न रह पाता, जहाँ की वो इतनी मुश्किल से सेटल हुआ था। उसे थी कि उसकी चिट्ठी के जवाब में सोहल अगर आता तो डोभाल से उसका पीछा छुड़वाने में वो यकीनन कोई ऐसी जुगत करता जिससे सांप भी मर जाता और लाठी भी ना टूटती। जैसे डोभाल का काम तमाम हुआ है, वो इस बात की तरफ इशारा हो सकता है कि आखिरकार सोहल इधर पहुंचा था, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हुआ हो सकता क्योंकि वो इश्तेहारी है और कॉल मुतवातर पुलिस की जानकारी और नज़र में था। अगर कॉल सोहल था तो ये क्यों कर हो सकता है कि पुलिस ने एक इश्तेहारी मुजरिम को ना पहचाना? और ये विमल खन्ना पूना वाला, क्या ये कॉल हो सकता है या सोहल हो सकता है? अब तो तुम बिल्कुल ही बेपर की उड़ा रहे हो। क्या करूं, परेशान हूं। भांजे के कत्ल की वजह से मेरे कानों में खतरे की घंटियां बज रही है। तुम्हारे कानों में क्यों? तुमने क्या किया? किया तो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी लगता है भांजे के जरिए कुछ करवाया। क्या क्या कहती है? जिसकी सज़ा उसे मिली और अब तुम्हें अंदेशा है कि वही सज़ा तुम्हें मिल सकती है। छोड़िए किस्सा। क्यों? जिक्र से दिल हिलता है, पोल खुलती है। छोड़ वो किस्सा। वो उठ खड़ा हुआ। मैं चलता हूँ। इसे कहते हैं चोर का दिल छोटा। अब बस भी कर। असलियत बकोगे तो दिल हल्का हो जाएगा। वैसे ही सब ठीक हो जाएगा। ये एक फेज़ है जो गुजर जाएगा। फिर चिंता क्यों करते हो? क्योंकि आदत से मजबूर हूँ। अब राजी? लौटोगे कब? अभी कुछ मालूम नहीं, खबर करूँगा। ठीक है। वो लड़का कोई करिश्मा कर दिखाए तो तुम भी खबर करना फौरन। ठीक है। रणजीत पासी 1 की जगह 1:45 बजे रेस्टोरेंट में पहुंचा। विमल ने अपलक उसे देखा। सॉरी, वो खेद रही स्वर में बोला। हर काम वैसे ही तो नहीं होता ना जैसे उसका होना सोचा हुआ हो। अनसोची अड़चने आ जाती है। काम हुआ? वो तो बराबर हुआ। फिर क्या परेशानी है? कोई नहीं। पहले खाना खाओगे या काम की बाबत सुनोगे? खाना खाऊंगा। विमल ने पाइप बुझाकर एक और रख दिया। दोनों ने खामोशी से खाना खाया।
वेटर मेज खाली कर गया तो विमल ने पाइप फिर सुलगा लिया। बोलो, वो बोला। चौधरी को कल 9 बजे इकबालपुर रोड पर मौजूद बड़े अस्पताल में ले जाया जाएगा, क्योंकि कार्डियोलॉजी का रेगुलर डिपार्टमेंट वहीं है। अस्पताल का नाम लाल बहादुर शास्त्री जनरल अस्पताल है। सुनामपुर जैसी जगह के लिहाज से बड़ा तो है ही, अल्ट्रा मॉडर्न भी है। जेल से कैदी मरीज को अस्पताल ले जाने के लिए जेल में कोई एम्बुलेंस नहीं है। कोई इमरजेंसी केस हो तो एम्बुलेंस अस्पताल से मंगाई जाती है, वरना मरीज को उसी गाड़ी पर अस्पताल पहुंचाया जाता है जो कैदियों को कोर्ट में ले जाने को लौटाने को काम आती है। चौधरी कैसा केस है? इमरजेंसी केस नहीं है, वो तो पहले से बीमार है, लिहाजा कैदियों वाली गाड़ी पर अस्पताल ले जाया जाएगा। हाँ, उसमें सिक्योरिटी के क्या इंतजामात है? कोई खास नहीं, सिवाय इसके कि खिड़कियों पर लोहे की जाली चढ़ी है और कैदियों का चैम्बर ड्राइवर और गार्ड से आइसोलेटेड होता है। उस चैम्बर पर गार्ड की तरफ से दरवाज़ा है जिसको ताला लगता है, जो कि जेल के भीतर कैदियों के मुंह पर बंद कर दिया जाता है, तो आगे वहां पहुंचने पर खोला जाता है जहां कि उन्हें ले जाया जाना होता है। चौधरी के केस में अस्पताल में, हाँ, ड्राइवर की तरफ से कैदियों के चैम्बर में दाखिल हुआ जा सकता है? नहीं, उस गाड़ी का एक ही लोहे का दरवाज़ा है जो कि गार्डों के केबिन में गाड़ी के पिछवाड़े में खुलता है। गार्ड कितने? 2, दोनों हथियारबंद। हथियार क्या? रूटीन राइफल। दोनों पीछे बैठते हैं, एक पीछे बैठता है, दूसरा आगे ड्राइवर के साथ बैठता है। हॉस्पिटल केस बस वो एक ही जना है? एक और है, उसका नाम औलख सिंह है। उसको अल्सर की कोई गंभीर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसे वहाँ एडमिट होना पड़ सकता है। चौधरी का क्या होगा? उसके कार्डियोलॉजी के कुछ टेस्ट होंगे, जैसे ईसीजी, कंप्यूटर से हार्ट स्कैन वगैरह। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में? जाहिर है। वो अस्पताल में कहाँ है? 4थी मंजिल पर। पुलिस की गाड़ी उसे ऊपर पहुंचाएगा तो अस्पताल का स्टाफ, लेकिन एक गार्ड उनके साथ ऊपर जाएगा। दूसरे मंजिल के अस्पताल के हवाले हो जाने के बाद ग्राउंड फ्लोर पर प्रवेश द्वार पर पहरा देगा। कल 2 पेशेंट है, इसलिए 2 गार्ड साथ होंगे। 4 होते तो क्या 4 गार्ड साथ होते? 6 होते तो क्या 6 गार्ड साथ होते? नहीं, गार्ड तो 2 ही होते हैं, पेशेंट भले ही कितने हो, लेकिन अमूमन पेशेंट 1 या 2 से ज़्यादा कभी नहीं होते, क्योंकि जेल में अपनी डिस्पेंसरी है, अपना डॉक्टर है। सिर्फ क्रिटिकल केस अस्पताल भेजे जाते हैं, जो एक दिन में कहीं हो ऐसा नहीं होता। फिर भी कहीं हो तो भी उन्हें संभालने के लिए 2 गार्ड काफ़ी होते हैं, क्योंकि सबको हथकड़ी लगी होती है। ओह, हथकड़ी लगी होती है? हथकड़ी हर वक्त लगी रहती है? हर वक्त कैसे लगी रह सकती है? एग्जामिनेशन के वक्त, ट्रीटमेंट के वक्त तो खोली जाती है। विमल क्वेश्चन सोचता रहा और फिर बोला, आखिरी सवाल, उसे अस्पताल में भर्ती के लिए छोड़ा जाएगा या जेल में वापस लाया जाएगा? इस बात का जवाब देना मुमकिन नहीं। इस बाबत कोई फैसला जेल अधिकारियों ने नहीं करना, उसके मुआयने के बाद कार्डियोलॉजिस्ट ने करना है। उसका फैसला क्या होगा ये पहले से कैसे मालूम हो सकता है? ठीक, कोई और जिक्र के काबिल बात है तो सही एक। क्या? आज जेल में राजनगर से एक ऐसा आदमी पहुंचा था जिसका दिलीप चौधरी से कोई प्रत्यक्ष वास्ता नहीं दिखाई देता, और ना ही उसने चौधरी से मिलने की कोशिश की थी। कौन था वो आदमी? जानते हो उसे? जानता हूँ, तभी तो बात जिक्र के काबिल लगी। कौन था? समीर महाजन, वकील है, राजनगर के एक बड़े ज्वेलर पीपी मनकोटिया का खास है। यूँ समझो कि ट्रबल शूटर है ज्वेलर का, जो कि ढका छुपा स्मगलर भी है। ओह, इसलिए उसकी ट्रबल्स को समीर महाजन नाम के वकील को शूट करना पड़ता है। अब समझे, ये वकील नाम को ही वकील है, कोई मेरे को पूछे तो खुद गैंगस्टर है। यहाँ कैसे पहुँचा? शिवानंद नाम के एक कैदी से मिलने, जो कि गोल्ड स्मगलिंग के इल्ज़ाम में जेल काट रहा है। गोल्ड पर जोर उसका कोई तार ज्वेलर मनकोटिया से जोड़ने के लिए तो नहीं, इसलिए है। शिवानंद मनकोटिया का आदमी है, समीर महाजन मनकोटिया का वकील है, ट्रबल शूटर है। शिवानंद उस जेल में बंद है जिसमें दिलीप चौधरी बंद है। समीर महाजन खास तौर से राजनगर से चलकर यहाँ शिवानंद से मिलने आया है। न जाने क्यों मेरे जहन में बार बार घंटी बजती है कि इन बातों का आपस में कोई रिश्ता होना चाहिए, खास तौर से तब जबकि सुबह सवेरे शिवानंद से मुलाकात हो चुकी होने के बावजूद समीर महाजन अभी भी यहीं है। क्यों? क्या कर रहा है? क्या पता क्या कर रहा है। 2 बार मुझे वो शहर में दिखाई दिया, एक बार इतवार के दिन बंद पड़े कोर्ट कॉम्प्लेक्स में भटकता, और दूसरी बार तिलक रोड पर किसी का पता पूछता फिरता। तुम ये कहना चाहते हो कि ये वकील मनकोटिया का भेजा दिलीप चौधरी की फिराक में यहाँ आया हो सकता है? मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैंने तो महज हालात बयान किए हैं, लेकिन इतना फिर भी कहना चाहता हूँ कि राजनगर से खुद ड्राइव करके सुबह सवेरे वो यहाँ एक मामूली कैदी से मिलने पहुँचा, ये बात मुझे हजम नहीं होती। पता नहीं कर सकते कि क्यों आया?
तुम समझते हो कि जानकारी तुम्हारे किसी काम की निकलेगी तो कोशिश कर सकता हूँ। बड़ी जहमत मत करो, मामूली कोशिश कर देखो। ठीक है, तुम ठहरे कहाँ हो? मैं तो यहाँ अपने एक दोस्त के घर में रह रहा हूँ। जिसका यहाँ कोई दोस्त ना हो उसके बारे में क्या कहते हो? स्टेशन के सामने ही 3-4 अच्छे होटल है, कोई भी चुन लेना। तुम्हारे से आइंदा कांटेक्ट का जरिया क्या है? जवाब में पासी ने उसे दोस्त के घर का पता और अपना मोबाइल नंबर लिखवाया। लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल जितना बड़ा था उतना ही व्यस्त था। इस बात की चुगली इमारत की बेसमेंट में पार्किंग नहीं कर दी, जो कि विभिन्न प्रकार के वाहनों से भरी पड़ी थी, और जहां जैन पार्क करने के लिए विमल को जगह मुश्किल से ही मिली। वो लॉबी में पहुंचा तो वहां उसने डॉक्टरों, नर्सों, अर्दलियों, मरीजों, मुलाकातियों वगैरह की खूब आवाजाही पाई। वहां लगे एक डिस्प्ले बोर्ड के हिसाब से वो एक स्पेशलिटी अस्पताल था, जिसमें न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी और गैस्ट्रोनॉमी नाम के बस 3 ही डिपार्टमेंट थे। लिफ्ट पर सवार होकर वो 5वीं मंजिल पर, जो कि इमारत की आखिरी मंजिल थी, पहुंचा। वो लिफ्ट से बाहर निकला तो उसने गलियारे में मुकम्मल सन्नाटा पाया। पैसेंजर लिफ्ट के बाजू में ही एक और लिफ्ट थी, जिसकी लंबाई बताती थी कि वो उन मरीजों को वहां पहुंचाने के काम आती थी जो कि स्ट्रेचर या ट्रॉली के मोहताज होते थे। उसके आगे एक बंद दरवाज़ा था जिस पर लिखा था डॉक्टर्स रेस्ट रूम। तनिक हिचकिचाते हुए उसने दरवाजे का हैंडल ट्राई किया तो वो निशब्द घूम गया। उसने दरवाजे को हौले से धक्का देकर भीतर झांका तो पाया कि वो काफ़ी बड़ा कमरा था, जो कि उस घड़ी खाली था। उस कमरे में एक अटैच्ड बाथ था, 2 हॉस्पिटल बेड थी, एक सोफ़ा था, सेंटर टेबल थी और एक कोने में लगी एक राइटिंग टेबल थी जिस पर एक फ़ोन रखा था। दरवाजे की पीठ की तरफ कुछ खूंटियाँ लगी हुई थी जिन पर डॉक्टरों द्वारा पहने जाने वाले 3 सफ़ेद कोट टंगे थे। उनसे एक कोट पर डॉक्टर अखिल भार्गव के नाम की प्लास्टिक की नेम प्लेट लगी हुई थी। उसने वो कोट खूंटी पर से उतारा और खुद पहन लिया। नेम प्लेट के पीछे लगे सेफ्टी पिन को उसने यूं व्यवस्थित किया कि नेम प्लेट आधी कोट के कॉलर के नीचे छुप गई। वो फिर लिफ्ट पर सवार हुआ और एक मंजिल नीचे पहुंचा। वहां शीशे के गलियारे की पूरी चौड़ाई के साइज के एक दरवाजे पर लिखा था कार्डियोलॉजी। उसने दरवाजे को धकेलकर खोला और भीतर कदम रखा। ऑटोमेटिक डोर क्लोजर लगा होने की वजह से दरवाज़ा उसके पीछे निशब्द बंद हुआ। भीतर एक छोटा सा रिसेप्शन डेस्क था जिसके पीछे एक यूनिफॉर्मधारी नर्स बैठी हुई थी। उसके सामने विपरीत दिशा की दीवार के साथ कुर्सियां लगी हुई थी जिनमें कुछ पर कुछ पेशेंट बैठे हुए थे। नर्स ने सिर उठाया। ये देखकर कि आगंतुक डॉक्टर था, वो मशीनी अंदाज से मुस्कुराई। मे आई हेल्प यू डॉक्टर? वो मधुर स्वर में बोली। हेलो, विमल मीठे स्वर में बोला। मैं यहाँ नया हूँ। कल सुबह लोकल जेल से कार्डियोलॉजी का एक केस इधर आने वाला है जो एक सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट के साथ मुझे असाइन हुआ है। मैं ये पता करने आया था कि उसको यहाँ एग्जामिन करने की क्या व्यवस्था है। वो केस यहाँ पहले से रेफर्ड है। आप उसे कल सुबह क्लिनिक 4 में देखेंगे। क्लिनिक 4 इस वक्त ऑक्यूपाइड है? हाँ, मैं देखना चाहता था वहाँ क्या क्या इक्विपमेंट उपलब्ध है। ज़रूर देखिए, आप डॉक्टर हैं, आप उसके ऑक्यूपाइड होते हुए भी भीतर जा सकते हैं। किधर है? हॉल में जाइए, दाईं ओर से चौथा दरवाज़ा है। थैंक यू। विमल भीतर हॉल में निर्देशित दरवाजे पर पहुंचा तो उसने उसे बंद पाया। उसने ऑब्जर्वेशन विंडो से भीतर झांका तो एक डॉक्टर और एक नर्स बेड पर लेटे एक पुरुषकाय वयोवृद्ध मरीज का मुआयना करते दिखाई दिए। उससे अगले उस कतार के आखिरी दरवाजे पर फायर एग्जिट लिखा था। उसने उसका लॉकिंग लीवर हटाया, हैंडल घुमाकर दरवाजे को धक्का दिया और चौखट से पार कदम डाला। आगे एक छोटी सी ड्योढ़ी थी जिसके परले सिरे पर नीचे को जाती गोल सीढ़ियाँ थी और दाईं तरफ एक लिफ्ट का बंद दरवाज़ा था जिस पर लिखा था इमरजेंसी लिफ्ट। उसने उसका कॉल बटन दबाया तो थोड़ी देर में लिफ्ट का दरवाज़ा निशब्द खुला। वो लिफ्ट में दाखिल हो गया। उसने देखा कंट्रोल पैनल के सबसे नीचे के बटन पर बी लिखा था, बी यानी कि बेसमेंट। उसने वो बटन दबाया। लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हुआ और लिफ्ट नीचे को सरकने लगी। दरवाज़ा खुला तो उसने अपने आप को बेसमेंट की पार्किंग में पाया। कारों के दरमियान से गुजरता वो उस स्थान पर पहुंचा जहां उसने जैन पार्क की थी। उसने सफ़ेद कोट उतारकर पिछली सीट पर फेंका और कार में सवार होकर वहां से रुखसत हो गया। एडवोकेट समीर महाजन शाम को वापस राजनगर पहुंचा। अपने क्लाइंट मनकोटिया से उसके ऑफिस में मिला और सुनामपुर यात्रा की अपनी रिपोर्ट पेश की। नेविगेटर? वो खामोश हुआ तो मनकोटिया गंभीरता से बोला। महाजन ने सहमति में सिर हिलाया। नेविगेटर आइटम क्या है? वो बोला, ये चाहे हमें नहीं मालूम, लेकिन ये बात तो साफ है कि ये जहाज रानी से ताल्लुक़ रखती कोई आइटम है। अब सब सिलसिला कुछ कुछ मेरी समझ में आ रहा है।
अब ये भी मेरी समझ में आ रहा है कि जिस स्टीमर पर सोने समेत सवार होकर ये लोग लौटने वाले थे वो कैसाना में किनारे क्यों ना लगा, क्योंकि डूब गया। फिर उसके सवार कैसे बच गए? तैरकर किनारे पहुंचे होंगे। वो क्वेश्चन ठिठका और फिर बोला, नहीं, ये बात तो नहीं जचती। इसका तो मतलब है कि स्टीमर किनारे के करीब ही कहीं डूबा होता तो उन लोगों ने सोने की बरामदी की कोशिशें फौरन शुरू कर दी होती। लॉजिकल बात है कि सोना बीच समुद्र में ही कहीं डूबा, जहां से किनारे तक आने के लिए इन लोगों को मोटर बोट उपलब्ध थी। स्टीमर बड़ा हो तो वह छोटा मोटा जहाज ही होता है। उस पर तमाम उपकरण उपलब्ध होते हैं जो कि जहाज में उपलब्ध होते हैं। मोटर बोट भी ऐसा ही एक सुरक्षा उपकरण है। वकील खामोश रहा। जिन लोगों ने इतनी मेहनत से, इतनी तैयारी से, इतना जोखम उठाकर 50 करोड़ का सोना लूटा, अब मेरी समझ में आ रहा है कि वो लोग उसकी तरफ से इतने निश्चिंत क्यों हैं। क्योंकि सोना तो जैसे उनके घर में पड़ा है, जहाँ से वो जब चाहेंगे उसे उठा लेंगे। क्या मतलब? अरे मेरे भाई, मैं नहीं जानता कि नेविगेटर असल में क्या बला है, लेकिन अब मेरी समझ में आ रहा है कि ये कोई साइंटिफिक गैजेट है जो कि ऐन कील ठोक कर बता सकता है कि सोने को ढोता स्टीमर समुद्र में कहाँ डूबा था। मनकोटिया साहब, दिस इज अ वाइल्ड गैस, अ गैस ऑफ कोर्स बट नॉट अ वाइल्ड गैस। दिस स्टैंड्स टू रीजन। किसी शख्स को परलोक दिखाई दे रहा हो तो उसके मुंह से फरेबी, गढ़ी हुई बातें नहीं निकलती, हकीकत निकलती है। बुखार से भुनता वो शख्स जब प्रलाप करता रहा, नेविगेटर भजता रहा और कहता रहा कि सिर्फ वो जानता था कि सोना कहाँ था, तो क्या झूठ बोल रहा था? नौटंकी भी भजता रहा। उसके प्रलाप की कोई एक बात समझ में नहीं आई तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी बातें भी बेबुनियाद है। कबूल, लेकिन नौटंकी? इतने गंभीर मसले में नौटंकी कहाँ से आ घुसी? मालूम कर, अकल को कुरेद, दिमाग पर जोर दे। इतना आला कानूनी दिमाग पाया है तूने, सोच कुछ। जब इतनी बातों का मतलब सूझा है तो उसका भी सूझेगा। होगा तो ना, नहीं होगा ना सही। जब असल माजरा इस एक लफ्ज़ का मतलब समझे बिना ही हमारे पल्ले पड़ रहा है तो भाड़ में झोंक नौटंकी को। ठीक, बहरहाल बात नेविगेटर की हो रही थी। हाँ, अगर वो शख्स सच में जानता था कि सोना कहाँ था तो कैसे जानता था? क्या जादू के जोर से? नहीं, नेविगेटर के जोर से। और उसके प्रलाप में मेरा नाम क्यों शामिल था? क्योंकि मैं उन लोगों के लिए सोने को कैश में बदलने वाला था। वो समझता था वो मर रहा था, इसलिए उसके प्रलाप से उसके भीतर की हताशा उजागर होती थी। बल्कि इस बात का गम झलकता था कि वो मर गया तो नेविगेटर का वजूद उसके साथ मर जाएगा। क्या मतलब? आपके ख्याल से नेविगेटर की बाबत उसके अलावा और कोई नहीं जानता होगा? कौन जानता होगा? 3 ही जने तो वो थे, जिनमें से मोहन बाबू जानता भी था तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो मर गया। दूसरी उसकी भतीजी मुग्धा है। अगर वो नेविगेटर की बाबत जानती होती तो चाचा के बताए ही जानती होती। चाचा ने भतीजी को नेविगेटर के बारे में बताया होता तो उसे अपनी खस्ता हालत में ये गम न सता रहा होता कि सोने की कब्रगाह के राज को वो अपने साथ लेकर मरने वाला था, तो वो अपनी विक्षिप्तावस्था में नेविगेटर की बाबत प्रलाप न कर रहा होता। ठीक, इसी बात पर एक ख्याल आया। क्या पता सोने की बाबत अपनी बेचारगी की वजह से ही उसे सारा सिलसिला नौटंकी लग रहा हो, तमाशा लग रहा हो। इतनी बेचारगी कैसे? ये भी तो हो सकता है कि भतीजी को नेविगेटर की खबर हो लेकिन वो उसे इस्तेमाल करना ना जानती हो। अरे वकील साहब, आटा पास हो तो उसे गूंदना सिखाने वालों को क्या घाटा होता है। आप ठीक कह रहे हैं। अब आपका क्या इरादा है? इरादा तो भैया किसी तरीके से चाचा दिलीप चौधरी से नेविगेटर की बाबत जानकारी निकलवाने का है। कैसे करेंगे? कैसे करूँगा? अरे भाई, तू ऑल द वे सुनामपुर गया था, तुझे भी तो कुछ करके आना चाहिए था। वकील मुस्कुराया। लगता है उसे घूरता मनकोटिया बोला, कुछ करके आया है। हाँ, वकील पूर्ववत मुस्कुराता बोला, तभी तो लौटने में शाम हो गई। क्या किया कुछ नहीं, लेकिन समझा बहुत कुछ है, और जो समझा है कुछ होगा तो उसी के बिना पर होगा। प्लीज़ एक्सप्लेन। चौधरी जब तक जेल में है, नेविगेटर की बाबत उसका मुंह नहीं खुलवाया जा सकता। खुलवाया जा सकता होता तो पुलिस खुलवा चुकी होती। जब पुलिस नहीं खुलवा सकी, जिनके पास की कामों के लिए अंतहीन साधन है, तो दूसरा कैसे खुलवा सकेगा? पुलिस सौदा नहीं करती, बार्गेन नहीं करती, सिर्फ ताकत दिखाती है, डंडा चलाती है, बोल वरना वाली जुबान बोलकर नतीजा हासिल करना चाहती है। कोई दूसरा गॉडफादर डॉन कार्लियोने का शागिर्द हो सकता है? क्या मतलब? गॉडफादर का अपने विरोधियों से जीतने का एक ही मूल मंत्र था। हमेशा कहता था, आई विल मेक हिम एन ऑफर एंड ही विल नॉट रिफ्यूज। मैं समझ गया। जो शख्स अपने भले वक्त में आपका मोहताज था,
वो अपनी मौजूदा गंभीर दुश्वारी की घड़ी में आपकी किसी पेशकश को नज़रअंदाज कर देगा? कैसे कर देगा? सोने के ग्राहक के वो लोग पहले भी तलबगार थे और आज भी होंगे। सो देयर रूबरू मुलाकात में तो ये भी है कि वो इस सो कॉल्ड नेविगेटर का ही सौदा करने को तैयार हों। एग्जैक्टली लेकिन ऐसा मुमकिन कैसे होगा? जाहिर है उसे जेल से रिहा कराना होगा। कैसे? जमानत करानी होगी। तू ख्वाब देख रहा है। डकैती संगीन जुर्म है, कत्ल उससे भी संगीन जुर्म है। जमानत कैसे होगी? हो सकती होती तो अब तक हो ना गई होती। हो गई होती अगरचे की कोशिश करने वाला एडवोकेट समीर महाजन होता और कोशिश करवाने वाला बड़ा सेठ मनकोटिया होता। क्या मतलब? मैंने वहाँ प्रदीप श्रोती नाम के एक लोकल वकील से बात की थी। वकील से क्या बात की थी? वकील तो तू खुद भी है। वो क्या कोई तेरे से बड़ा वकील है? बड़ा वकील नहीं है, लेकिन लोकल होने की वजह से वहाँ की कोर्ट कचहरी को किसी आउटसाइडर के मुकाबले में बेहतर समझता है। आउटसाइडर यानी कि तू? हाँ, तू क्या समझना चाहता था? यही कि किसी तरीके से चौधरी की जमानत हो सकती थी या नहीं। कौन से तरीके से? मौजूदा हालात में एक ही तरीका तो मुमकिन है जिसकी कि प्रदीप श्रोती ने तस्दीक की। कौन सा तरीका? यही कि मजिस्ट्रेट मेहरबान हो। वो कैसे मेहरबान होगा? सोचिए, समझिए। सोचा तो सही, समझा तो सही, लेकिन अगर मजिस्ट्रेट फाउ ना हुआ तो वो तो रिश्वत की पेशकश करने वाले को अंदर करा देगा। मनकोटिया साहब, इसलिए तो किसी लोकल आदमी की ज़रूरत थी जो कि बिचौलिए का काम कर सकता। ओह, तो आखिरकार क्या नतीजा सामने आया? परसों चौधरी की कोर्ट में पेशी है। मजिस्ट्रेट 3 लाख रुपए लेगा, उसकी जमानत करा देगा। 3 लाख? डिफ़िकल्ट केस है, 5 लाख मांगता था। लेकिन ऐसी जमानत तो पुलिस से पूछकर उसकी कंसेंट से होती है, लेकिन ये नहीं होता कि पुलिस की राज़ी ना हो तो जमानत नहीं होती। ऐसे मामलों में मजिस्ट्रेट की भी अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं। पुलिस ने हो हल्ला किया तो मेरी राय में तो ज़रूर करेगी। जमानत खारिज कराने के लिए हायर कोर्ट में अर्जी लगाएगी और खारिज करा के रहेगी। लेकिन ये कोई ओवरनाइट होने वाला काम नहीं, कानूनी प्रोसीजर के तहत होते होते होगा। तेरा मतलब है तब तक मेरा काम हो जाएगा। अब काम आपका होगा या नहीं होगा ये तो आपके करने पर मुनहसर है। अलबत्ता अपने काम को अंजाम देने के लिए आपको भरपूर टाइम ज़रूर मिल जाएगा। मेरा काम तो यकीन है कि थोड़े से टाइम में हो ही जाएगा। फिर क्या बात? लेकिन ये पक्का है कि जमानत होगी? गारंटी है, खाली मजिस्ट्रेट की मुट्ठी गर्म होने की देर है। कल उसके पास पैसा पहुंच जाएगा, परसों जमानत हो जाएगी। अरे आज ही कुछ करता। आज इतवार है, आज तो वहाँ मुझे अपने मतलब का वकील ढूंढने में ही बहुत दिक्कत हुई। बंद कचहरी का चक्कर लगाया तो इत्तेफाक से वहाँ इतवार को कुछ काम करता एक दफ्तरी मिला जिसने मुझे प्रदीप श्रोती के बारे में बताया और ये बताया कि वो कहाँ पाया जाता था। ओह, तो आज की तरह कल तो फिर सुनामपुर जाएगा रकम के साथ? हाँ, रकम मैं तुझे अभी देता हूँ, लेकिन मेरे मन में एक शंका है। क्या? चौधरी की जैसी हालत की तू खबर लेकर आया, वो जेल में पहले ही मर गया तो? नहीं मरेगा, कल उसे बड़े अस्पताल में ले जाया जा रहा है। मुझे यकीन है वो वहाँ से बेहतर हालत में लौटेगा। कल ही? जाहिर है, परसों सुबह तो पुलिस ने उसे रिमांड बढ़वाने के लिए कोर्ट में पेश करना है। तेरे को परसों भी वहीं होना होगा। ये भी कोई कहने की बात है? जमानत हो जाने पर उसे सीधे यहाँ लेके आना होगा। बिल्कुल, लेकिन मेरे मन में भी एक शंका है। क्या? जमानत के मामले में जो कुछ होगा चौधरी से एडवांस में कोई मशवरा किए बिना होगा। तो क्या हुआ? चौधरी की अपनी ही जमानत में कोई अड़ंगा लगाएगा? वो दान की बचिया के दांत गिनेगा? नहीं, जमानत को तो वो वेलकम करेगा। मेरी शंका कोई और है। अरे बोल तो सही, क्या है? अगर उसने यहाँ आने से इनकार कर दिया तो? नहीं करेगा, मनकोटिया विश्वास के साथ बोला। माल ग्राहक के पास जाने से भला क्यों इनकार? फिर भी किया तो मेरे को फ़ोन लगाना। अपने हेलीकॉप्टर पर मैं 1 घंटे में वहाँ पहुँच जाऊँगा और खुद उससे पूछूंगा कि वो कैसा नाशुक्र आदमी है जो हमें हमारे 3 लाख की इन्वेस्टमेंट का कोई भी सिला नहीं देना चाहता। गुड वकील साहब, वैसे तो तू आलम फाजिल है। आप ऐसा समझते हैं तो आपकी ज़र्रा नवाजी है, लेकिन आप पहले मेरी एक बात सुनिए। बात नहीं, दरख्वास्त सुनिए। क्या? या तो आप मुझे साहब ना कहा कीजिए या तू ना कहा कीजिए। मनकोटिया जोर से हंसा, क्योंकि साहब के साथ तू नहीं चलता। साहब साहब होता है, तू नहीं होता, और जिसे तू कह के बुलाना हो उसे साहब कहने का कोई मतलब नहीं। ये दरख्वास्त कर रहा है या कानूनी नुक्ते के तहत मुझे नोटिस जारी कर रहा है? मैंने जो कहना था कह दिया। अच्छा, बस कर, अब बात भुला दी मेरे को। क्या कह रहा था मैं? आप मुझे आलम फाजिल बता रहे थे। वो तो है ही। मैं क्या कह रहा था? कुछ कहने जा रहे थे, अभी कहा नहीं था।
क्या कहने जा रहा था? हाँ, याद आया। वैसे तो तू खूब जानता है कि तूने क्या करना है, क्या नहीं करना है, लेकिन एक काम मेरे कहने पर कर। क्या? देख, नेविगेटर चौधरी के पास तो नहीं हो सकता ना? या हो सकता है? नहीं हो सकता। कहने की ज़रूरत नहीं कि उसने उसे कहीं छुपाया। हाँ, अब वकील साहब, मैं अहमियत इस सवाल को नहीं देना चाहता कि कहाँ छुपाया। हालांकि अहम तरीन सवाल यही है, बल्कि इस सवाल को देना चाहता हूँ कि कब छुपाया। समझा? बात तो समझा, लेकिन उसका मर्म नहीं समझा। अभी समझ जाएगा। बैंक में डकैती क्रिसमस ईव को पड़ी थी। क्रिसमस के दिन यानी कि शुक्रवार सुबह वो लोग मेरे को सोने के साथ कैसाना में मिलने वाले थे, लेकिन ऐसा ना हुआ। मैंने दोपहर तक वॉच किया, ऐसा ना हुआ। अब हमें मालूम है कि सोना डूब गया और वो लोग कहीं और जाकर किनारे पर लगे, जहाँ से वो अपनी अपनी राह चल दिए। चौधरी और उसकी भतीजी इतवार को अलकतारा के फ्लैट से गिरफ्तार हुए थे, जो कि उनकी अपनी खरीद थी और खाली पड़ा था। इस बात से यह नतीजा निकालना मुहाल नहीं कि चाचा भतीजी अपने मिस एडवेंचर के बाद वहीं पहुंचे होंगे। ठीक? हाँ, अब तो मुझे ये बता कि इस बात का ये मतलब नहीं हुआ कि चौधरी ने नेविगेटर शुक्रवार को अपने फ्लैट में पहुंचने के बाद और इतवार को गिरफ्तार होने से पहले कहीं छुपाया हुआ। इस टाइम लिमिट को थोड़ा एक्सपेंड करें तो समझ ले कि राजनगर पहुंचने के बाद और गिरफ्तार होने से पहले कहीं छुपाया। इट स्टैंड्स टू रीज़न। अब अगर तू चौधरी की उस वक्फे की मूवमेंट्स को ट्रेस करे तो क्या मुझे उस खुफिया जगह का कोई सुराग नहीं मिल सकता? मिल सकता है। तो मैंने क्या गलत कहा कि अहमियत इस सवाल की नहीं है कि चौधरी ने नेविगेटर कहाँ छुपाया, बल्कि इस सवाल की भी है कि कब छुपाया। कुछ गलत नहीं कहा। मैं इस लाइन पर काम करूँगा। गुड। अलकतारा का मालिक मेहरोत्रा मेरा वाकिफ़ है। इस सिलसिले में उससे कोई पूछताछ जरूरी समझे तो बेहिचक उसके पास जाना। वो तेरे साथ पूरा पूरा कोऑपरेट करेगा। गुड। तो दोस्तों, ये था पलटवार नॉवल का पार्ट 3। ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।